मूवी की शुरुआत में सूरज की तपिश बहुत ज्यादा होने की वजह से इस दुनिया के सारे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए हैं और इससे निकलने वाले धुएं से लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, जिसके कारण लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक सिटी में थोड़े लोग बचकर जी रहे होते हैं, पर वहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं होती। वहाँ से वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के मास्क पहनकर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को कॉर्निकोप करके एक कंपनी बना रही होती है। उसी कंपनी की सुरंग में सिटी की सारी पावर सप्लाई प्रोड्यूस होती है। कंपनी में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने की लैब में इथन के पापा रिचर्ड साइंटिस्ट का काम कर रहे होते हैं। इथन का 8वां जन्मदिन आता है तो उस दिन इथन के पापा उसको एक गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, इस बॉक्स को खोलो। इथन जैसे उस बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके हाथ में घड़ी जैसा गैजेट आ जाता है और उससे खून आने लगता है। वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोने लगता है। इथन की माँ भागकर आती है और कहती है कि आपने क्या कर दिया, लेकिन रिचर्ड कहता है कि बेटा ये अब से तुम्हारे हाथ में ही रहेगा और मरते दम तक तुम इसे निकालना मत, ये तुम्हें इस दुनिया में पहचान दिलाएगा। अब ये कहकर इथन के पापा रिचर्ड वहाँ से निकल जाते हैं। लैब में जाने के थोड़ी देर बाद रिचर्ड के पापा इथन को फोन आता है और कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ थोड़ा चल कर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इथन और उसकी माँ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का मास्क पहनकर रोड पर चल रहे होते हैं तो तभी कुछ लोग इथन की माँ को शूट कर देते हैं और उसको जान से मार देते हैं। उसका मास्क और इथन का मास्क निकाल कर वहाँ से चले जाते हैं। अब इथन पापा पापा करके पुकार रहा होता है कि पापा बचाने के लिए आएंगे, लेकिन रिचर्ड वहाँ पर नहीं आता। तभी जूड नाम का एक आदमी आता है जो कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का मास्क देकर उसको वहाँ से बचाकर ले जाता है और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। इथन के पापा रिचर्ड के काम करने वाली कॉर्निकोप कंपनी में वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। अचानक एक दिन वहाँ पर पावर प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको रिलोड करने के लिए इथन बहुत ट्राई करता है। तभी अलर्ट आता है कि अगर 30 सेकंड में उसको ठीक नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। इथन कैसे भी करके उसको ठीक कर देता है। ऐसी पावर प्रॉब्लम्स ठीक करने में इथन बहुत माहिर हो जाता है। उसके बाद में ड्यूटी खत्म करके सारे वर्कर्स लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर उनकी आंखों को स्कैन कर रहे होते हैं। उसके लिए वो मास्क निकालते हैं और मास्क निकालते वक्त उन वर्कर्स में से एक खून की उल्टी कर रहा होता है। ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सबको सूट नहीं करता और इसी की वजह से बहुत लोगों को ऑक्सीजन सिकनेस हो जाता है, जिसके शिकार होकर वो थोड़े दिनों में ही मर जाते हैं। तभी दिखाते हैं कि एक सिख आदमी अपने आप को आग लगाकर जला रहा होता है और ये सब कुछ इथन की आंखों के सामने हो रहा होता है। फिर वहाँ से सीन को कट करके मूवी का टाइटल 2067 डाल के मूवी शुरू होती है। हमारा हीरो इथन शिफ्ट खत्म करके अपने घर जाता है। टीवी में उसके सामने न्यूज चल रही होती है। उसमें ऑक्सीजन सिकनेस की वजह से सिटी में बहुत से लोग थोड़े थोड़े करके मर रहे होते हैं। यहाँ क्रोनिकोप कंपनी ऑक्सीजन सिकनेस के लिए सॉल्यूशन की खोज करने की ट्राई कर रही होती है और जैसे ही इथन के पापा का नाम टीवी पर आता है वो गुस्सा होकर टीवी बंद कर देता है। तभी उसकी वाइफ वर्क खत्म करके अपने घर पर आ जाती है और दोनों जॉली से बात कर रहे होते हैं। तो तभी दिखाते हैं कि अचानक उसकी वाइफ भी खून की उल्टी करती है। उसको भी वही ऑक्सीजन वाली बीमारी हो जाती है और काम करते करते वो भी टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि मेरी वाइफ भी कुछ दिनों में मर जाएगी। उसी वक्त थोड़े से ऑफिसर इथन को ग्राउंड फ्लोर पर बुलवाने के लिए आ जाते हैं और उसको जबरदस्ती बुलाते हैं। ये देखकर इथन डर जाता है। तभी वहाँ पर जूड आता है। जूड कहता है कि चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं। वह कॉर्निकोप कंपनी की सीईओ रेजिना को मीट करते हैं। रेजिना कहते हैं कि हमारी सिटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लोग धीरे धीरे करके खत्म हो रहे होते हैं। वो कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। तब रेजिना कहते हैं कि तुम ही सबको बचा सकते हो। इथन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों बोल रही है। रेजिना इथन और उसके दोस्त जूड को लैब में लेके जाती है। वहाँ पर साइंटिस्ट बिली इथन को वेलकम करता है। उस लैब में एक टाइम मशीन होती है। वो इथन को दिखाकर कहता है कि इसको तुम्हारे पापा रिचर्ड ने खोज निकाला था। इसमें से एक मैसेज हमने फ्यूचर को यानी कि 2467 में भेजकर चेक करके देखा और वहाँ से भी एक मैसेज आया और वो क्या मैसेज है वो तुम खुद ही देख लो। रेजिना इथन को वो मैसेज दिखाती है। इथन वो देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें कहा होता है कि इथन को इधर भेजो। वो भी वो मैसेज इस प्रेजेंट टाइम में से 400 साल बाद आया था और उसमें 400 साल आगे भेजने की यानी कि फ्यूचर में भेजने की बात कही होती है। वो देखता है कि फ्यूचर में 400 साल बाद लोग जिंदा हैं। उसे बहुत ताज्जुब होता है क्योंकि ऐसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज करेंगे तो थोड़े दिन में सब मर जाएंगे। फिर कैसे 400 साल बाद भी ये मशीन और लोग जिंदा हो सकते हैं और उनको हमारा नाम कैसे पता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और वो लोग हमको क्यों बुला रहे हैं। इथन को कुछ भी समझ नहीं आता। रेजिना कहते हैं कि तुम इस मशीन के जरिए 400 साल के लिए एक दिन पहले फ्यूचर में जाओगे और इस मैसेज को किसने टाइप करके भेजा है उनसे मिलना होगा और उनके पास में बात करके इस डिसीज की दवाई पूछकर मांग कर लानी होगी और उन लोगों ने तुम्हें बुलाया इसलिए तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें दवाई को ढूंढ कर लाना ही होगा। यहाँ पर मौजूद हजारों लोग अपनी
मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रहे हैं। फिर बिली बोलता है कि इसमें एक प्रॉब्लम भी है, हम सिर्फ तुमको यहाँ से भेज सकते हैं पर वापस आने का रास्ता तुमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। रेजिना कहती है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही कुछ जरूर होगा जिससे तुम वापस आ सकोगे। और ये सुनकर इथन कहता है कि ये सब मुझे नहीं करना, मेरी वाइफ को ऑक्सीजन प्रॉब्लम है क्योंकि उसके आखिरी के दिन बचे हैं, मैं उसको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और ये बोलकर इथन वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद इथन और उसका दोस्त एक जगह बैठकर बात करते हैं। तब इथन अपने दोस्त के पास आता है और कहता है कि मैं मेरे पापा रिचर्ड की तरह मैं अपनी वाइफ को कभी भी अकेले नहीं छोड़ने वाला हूँ। इस वक्त मैं उसको अकेला छोड़कर तो कतई नहीं जाऊंगा। तभी जूड कहता है कि तुम दूसरों के लिए दवाई लेने नहीं जा रहे हो, तुम अपनी वाइफ के लिए दवाई लेने जाओगे। वहाँ और भी उसका मन बदल जाता है। फिर वह घर जाकर जो कुछ हुआ वो सब बातें अपनी वाइफ को बता रहा होता है। वो सुनकर उसकी वाइफ कहती है कि तुम कैसे इतनी सेल्फिश हो सकते हो, तुमने देखा था पिछले साल मेरी क्लासमेट में 20 बच्चे पढ़ रहे थे पर अब सिर्फ क्लास में 12 बच्चे बचे हैं। ऐसे ऑक्सीजन की कमी से मरने से बेहतर है तुम वहाँ जाकर दवाई लेकर आ जाओ, तभी सब खुश रह पाएंगे। ये सब तुम करोगे तो मुझे बहुत गर्व होगा, तुम जरूर मेरे लिए दवाई लेकर वापस आओगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुमको जाना ही होगा। उसके बाद में ईथन रात को जब उसकी वाइफ सो रही होती है तो वहाँ पर वह एक फूल रख देता है, बट वो फूल असली का नहीं होता, वो कुछ लोहे की पंखुड़ियों से बना हुआ होता है। उसमें उसने लिखा होता है कि आई विल बी बैक, और ये सब लिखकर वह वहाँ से निकल जाता है। अब आपको तो पता ही होगा कि ये लोहे का फूल क्यों है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे तो है नहीं, तो असली का फूल कहाँ से आएगा। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो उसकी वाइफ सो ही नहीं होती, वो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रही होती है और वो ईथन को पता नहीं चलने देती कि वो उसको देख रही है। अब ईथन कॉर्निक्रॉप कंपनी के लैब में पहुंच जाता है, वहाँ रेजिना उसका वेट कर रही होती है। ईथन उसके पास आकर कहता है कि उस दवाई की अगर एक ड्रॉप भी मिलेगा तो मैं पहले अपनी वाइफ को ही दूंगा, अगर तुम ये बात मानती हो तो तभी मैं वहाँ पर जाऊंगा। ठीक है करके रेजिना भी एक्सेप्ट कर देती है। अब वो टाइम ट्रेवल का सूट पहनकर उस मशीन में रेडी होकर बैठता है। तभी साइंटिस्ट बिल एथन को एक छोटा सा गैजेट देता है और कहता है कि ये आयरन मैन पिक्चर में आने वाला जर्विस की तरह एडवांस रोबोट है, ये तुम्हारी एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करेगा और तुम्हें सारी चीजें बताएगा। जूड भी उसको बाय करके भेज देता है। अब मशीन ऑन हो जाती है, उसमें काउंटडाउन शुरू होता है और जीरो के आते एथन के बदन पे बहुत सारे रेडिएशन पास होते हैं और बहुत ही स्पीड से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाकर वहाँ पर एक जंगल में लैंड होता है। लैंड होते वक्त बेहोश होकर गिर जाता है, आगे खोलकर देखता है तो उसका सूट जल रहा होता है। वो उठकर उसे बुझाने की कोशिश करता है पर वो आग और जल रही होती है, तो वो सूट को निकालकर फेंक देता है। अब वो सूट उसकी आंखों के सामने ही जलकर विस्फोट हो जाता है। तो तभी वो एक चीज पर गौर करता है, उसके चारों तरफ सारे हरे भरे पेड़ होते हैं। यह देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और ताज्जुब होता है क्योंकि पहली बार उसने इतने सारे पेड़ पौधे, इतनी नेचुरल ऑक्सीजन देखी होती है और उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो हर चीज से छूकर मजे ले रहा होता है। दोस्तों ऐसा सब हमारे साथ तो हो नहीं सकता, पर एक गेम के लिए पूछता हूँ, पेड़ पौधे के बिना आप इस दुनिया में कैसे सरवाइव करोगे और क्या आपने कभी कोई पौधा लगाया है? अगर लगाया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नहीं लगाया तो प्लीज अब से लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ना पेड़ है तो हम हैं। खैर चलिए वापस मूवी में आते हैं। अब वो उस गैजेट की मदद से रूट को फॉलो करना होता है। वो जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी का कंकाल पड़ा हुआ होता है और उसको देखकर वो डर जाता है। उसके कॉलर पर देखता है तो ईथन वाइट करके लिखा हुआ होता है। यह देखकर तो वह बिल्कुल ही शॉक हो जाता है क्योंकि ये उसी का कंकाल होता है। अब वो उसकी खोपड़ी पर देखता है तो एक गोली का निशान होता है। तभी उस कंकाल के पास में देखता है तो वहाँ पर वैसा ही गैजेट होता है जैसा उसको बिली ने दिया होता है। वो उस पुराने गैजेट से अपने नए गैजेट के बारे में पूछता है पर वो बोलता है कि मुझे टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो कंकाल के हाथ में देखता है तो वैसे ही घड़ी होती है जैसे उसके पापा ने उसको दी होती है। अब उसको अपनी घड़ी के बाजू में रख देता है। देखने में दोनों एक ही तरह दिखती हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो उसकी प्रेजेंट घड़ी है उसमें रेड लाइट होती है और उस कंकाल की घड़ी में ग्रीन लाइट जल रही होती है। अब वो उस पुराने गैजेट को ऑन करके चेक करता है और उसमें बात करने की कोशिश करता है और उसमें तो 2% ही चार्ज बचा होता है और वीडियो डिस्प्ले नहीं हो पाती, इसीलिए सिर्फ ऑडियो चलती है। फिर वो ये भी कहता है कि आखिरी में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में ऑडियो प्लेयर हो, उस ऑडियो में थोड़े डायलॉग्स प्ले करके बताओ जिसमें कि कोई उसको गन से शूट करने की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और ऑडियो के प्ले होने के दूसरे सेकंड में उस गैजेट में चार्ज खत्म हो जाता है। फिर वो सोचता है कि जैसी आवाज इसमें सुनाई दे रही है वैसी मैंने कहीं तो सुनी है। अब उसे ऐसा एहसास
एहसास होता है जैसे इस दुनिया में अभी कोई भी जिंदा नहीं है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने के बाद वो प्रेजेंट वाले गैजेट की मदद के साथ आग जलाकर उसके बाजू में बैठ जाता है। फिर वो कुछ फल वगैरह ढूंढकर खाता है। उसके खाने के थोड़ी देर बाद जोर से बिजली चमकती है और बारिश शुरू हो जाती है। तभी देखते हैं कि दूर से कुछ रोशनी नजदीक आ रही होती है। उसके बाद एक आदमी उसके नजदीक आ रहा होता है। उसको देखकर ये सोचता है कि कहीं आदमी वही आदमी तो नहीं जिसने मुझे मारा था, और वो डर कर भागने की कोशिश करता है, पर वो बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उस फल में जहर होता है। आया हुआ आदमी उसके हार्ट पे एक इंजेक्शन लगाता है। थोड़ी देर बाद आँख खुलने पर उस आदमी के नजदीक आने पर ही पता चलता है कि वो उसका दोस्त जूड है। तब जूड कहता है कि तुमने वो जहरीला फल खाया, इसलिए मैं तुमको बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम अपनी जान के लिए लड़ रहे थे जिसको हमने गैजेट के जरिए देख लिया था। तुम्हें बचाने और तुम्हारा साथ देने के लिए मैं भी आ गया हूँ। दूसरे दिन सुबह हो जाती है। फिर एथन जूड को भी वही कंकाल दिखाता है और ये देखकर जूड भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद दोनों जल्दी जल्दी दवाई ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी वापस भी जाना है। फिर वो अपने गैजेट से हेल्प मांगते हैं। वो उसको नया रूट दिखाता है। उसको फॉलो करते जाते वक्त वहाँ पर एक दरवाजा दिखता है। फिर एथन उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जूड एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। तभी उस डोर से एक इंस्ट्रूमेंट निकलकर बाहर आता है और इथन की आंखों को स्कैन कर रहा होता है और दूसरे सेकंड वो डोर खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं और अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है और थोड़ी दूर चलने के बाद एक सिस्टम को देखते हैं। उसमें वेलकम इथन करके एक मैसेज डिस्प्ले होता है। तभी मशीन में आता है कि डीएनए को एनालाइज करना होगा। वो जैसे ही सिस्टम के आगे हाथ दिखाता है, उसके हाथों में जो घड़ी होती है वो अपने आप उसका खून निकाल लेती है। वो दर्द के कारण तड़प रहा होता है। कुछ ही सेकंड में इथन की घड़ी की लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि हम कॉर्निक्रॉप कंपनी में ही है और सिस्टम में इथन आखिरी में जो इंसिडेंट हुआ था उसको डिस्प्ले करने के लिए कहता है। उस डिस्प्ले में इथन के 8वें जन्मदिन के समय रिचर्ड उसको वो घड़ी जब पहनाता है उससे पहले के लैब में होने वाले इंसिडेंट को दिखा रहा होता है। रिचर्ड टाइम मशीन के जरिए एक मैसेज फीचर को सेंड करता है। तभी रिप्लाई आता है कि सेंड इथन वाइट। ये देखकर रिचर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। सिर्फ वो ही नहीं, रेजिना और बिली दोनों ही शॉक हो जाते हैं। रेजिना पूछते कि उन लोगों को तुम्हारे बेटे का नाम कैसे पता। रिचर्ड कहता है कि वो ही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। रेजिना पूछते कि वो लोग हमें सिर्फ मैसेज क्यों भेज रहे हैं, वो लोग यहाँ आकर हमसे बात क्यों नहीं कर सकते, और अगर पावर प्रॉब्लम ना हो तो उस तरफ से इस तरफ कोई भी आ सकता है। वीडियो प्ले होने के बाद ही वहाँ पर भी पावर प्रॉब्लम आ जाती है। तब इथन को जूड पर कुछ शक हो रहा होता है और पूछता है कि जहरीला फल खाते ही एक डॉक्टर या साइंटिस्ट आ सकता था, पर तुम ही क्यों आए। उसके लिए जूड कहता है कि अभी ये बात करने का टाइम नहीं है, आओ हम यहाँ से निकलकर पावर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तभी हम तुम्हारी वाइफ को बचा सकते हैं। इसको सुनते ही इथन कहता है कि जब देखो तुम मेरी वाइफ के बारे में मुझे बोलकर मुझे यूज कर रहे होते हो, और जूड से लड़ता है। टाइम मशीन लॉन्च होने के लिए अब सिर्फ 3 घंटे और 30 मिनट हैं और उसमें वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अभी 3 घंटे के अंदर इनको 3 काम करने होते हैं। पहला कि इस तरफ से उस तरफ मैसेज किसने भेजा था, दूसरा ऑक्सीजन सिकनेस के लिए दवाई, और तीसरा कि वहाँ की पावर सप्लाई को ठीक करना है, वरना वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। अब वो सिटी के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सिटी सारी तहस नहस हो चुकी होती है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर सारे लोग ऑक्सीजन ना होने की वजह से मास्क के साथ ही कंकाल बने हुए होते हैं और वहाँ पर लाइन से बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं जिनमें से कोई भी जिंदा नहीं होता। इथन अपनी वाइफ की क्लासरूम की जगह पर जाकर देखता है, वहाँ पर उसकी वाइफ और दूसरे स्टूडेंट सारे मरकर कंकाल में बने हुए होते हैं। अपनी वाइफ के कंकाल के हाथ में उसी फूल को देखता है जो उसने जाने से पहले उसको दिया था। उसमें उसकी वाइफ ने लिखा हुआ होता है कि तुम फिर वापस जरूर आओगे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। यह देखकर वो बहुत ज्यादा अपसेट होकर रोने लगता है। वो जूड को देखकर कहता है कि हम किसी को भी बचा नहीं पाएंगे, सब लोग मर चुके हैं, और फिर दीवार पर लगकर बैठ जाता है। रोते हुए वो जूड से कहता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं आता तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ये सब लोग मरकर ऐसे कंकाल बनकर पड़े हैं। इसका मतलब तो यही है कि मिशन ऑलरेडी फेल हो चुका है। लेकिन जूड कहता है कि चिंता मत करो। ये सुनते ही इथन उस पुराने गैजेट की आखिरी ऑडियो को प्ले कर देता है और उसको सुनता है। उसमें वो वैसी आवाज को सुनाता है जैसे जूड निकाल रहा होता है, और वो सोचता है कि कहीं वो जूड ही तो नहीं जो मुझे मारने के लिए आया है। उस ऑडियो को सुनकर जूड भी बहुत ज्यादा डर जाता है। फौरन जूड अपने आसपास रखी पिस्टल को निकालकर ऑडियो में आई हुई आवाज जैसे हीरो को धमकाता है। आखिरी में जूड कहता है कि मैंने तुमको शूट नहीं किया और तुम भी मरे नहीं हो, इस इंसिडेंट को बदल दिया गया है। तभी उनको एक वार्निंग मैसेज सुनाई देता है कि 2 घंटों में पावर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा। तो उसको सुनते ही वो सोचते हैं कि पहली 2 प्रॉब्लम्स तो हम सॉल्व नहीं कर पाए, पर एटलीस्ट इसको तो सॉल्व करना ही होगा। फिर वो दोनों उठकर सुरंग के अंदर जाते हैं। स्टार्टिंग में वो जिस जगह पर काम कर रहे होते हैं वो वही जगह होती है
ईथन उस जगह की प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखता है पर वो सॉल्व नहीं होती। उसी वक्त उस रूम का दरवाजा बंद होने लगता है। रूम के बाहर खड़ा हुआ ज्यूड भागकर उसको रोकते हुए ईथन को बाहर आने के लिए कहता है। इसके लिए ईथन कहता है कि अगर मैं अभी बाहर आ गया तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, और मैं बाहर आ गया तो धमाका होकर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अब ज्यूड के हाथ को धक्का मारकर वो उस दरवाजे के अंदर ही बंद हो जाता है। ज्यूड बाहर से बहुत तेज तेज चिल्ला रहा होता है। उस रूम में धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हो जाती है, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है और बेहोश हो जाता है। तभी ज्यूड उस डोर को तोड़कर अंदर आकर बेहोश हुए ईथन को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता है और पावर सप्लाई फिर से एक्टिवेट हो जाती है। अब उन्होंने तीसरा काम तो यहाँ पर पूरा कर लिया, जो था पावर सप्लाई ठीक करने का। अब ईथन यहाँ की सारी चीजों को जानने की कोशिश करता है, पर ज्यूड उसको कुछ भी जानने नहीं देता। इसीलिए ज्यूड और उसकी लड़ाई हो जाती है। तभी ईथन को एक आइडिया आता है। अपने नए गैजेट की बैटरी को निकालकर वो पुराने गैजेट में डाल देता है और उसमें वीडियो प्ले करता है। इसी में ईथन ज्यूड को एक रूम में धकेलकर उसको बंद कर देता है। आखिर में उसके पापा रिचर्ड के साथ क्या क्या हुआ ये जानने के लिए वो वीडियो प्ले करता है। उसमें दिखाते हैं कि रिचर्ड ईथन से बात करता है। ईथन, तुम्हारा डीएनए होगा तो ये मशीन एक्टिवेट हो जाएगी। ये मशीन अगर बुरे लोगों के हाथ में आ गई तो लोग इसका गलत उपयोग करेंगे। तभी वही सीन आता है जब वो कह रहा होता है कि तुम और तुम्हारी मम्मी चल कर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और फोन कट कर देता है। तभी रेजिना और ज्यूड को दिखाते हैं। रेजिना कहते कि इन सारे लोगों को बर्बाद होने दो, अगर मर गए तो दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी और फिर से पेड़ पौधे उग जाएंगे और ऑक्सीजन बनने लगेगी। अब क्योंकि रेजिना चाहती थी कि वो एक फ्यूचर में जाए और सिर्फ वो ही बच पाए। रिचर्ड कहता है कि मेरे बेटे का डीएनए रहेगा तो मशीन एक्टिवेट हो पाएगी। रेजिना बिली के पास आती है और कहते है कि तुम्हें मशीन ऑपरेट करनी आती है, तो वो कहता है कि हाँ मुझे आती है। और जैसे ही वो कहता है उसके अगले सेकंड वो बिना कुछ सोचे समझे झट से रिचर्ड को शूट कर देती है और वहीं पर मर जाता है। रिचर्ड के मरने की वजह से वो उस दिन अपनी वाइफ और बच्चे को बचाने के लिए नहीं जा पाता। अब ईथन को समझ में आ जाता है कि उस दिन पापा बचाने क्यों नहीं आए। अब उसके दिल में अपने पापा के लिए नफरत चली जाती है और ये सब देखकर ईथन रो रहा होता है। तभी ज्यूड उस रूम के अंदर दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। वो वीडियो कंटिन्यूअसली चलाता रहता है। उसमें रेजिना रिचर्ड को शूट करने के बाद ज्यूड से कहती है कि ईथन की माँ को मार कर लाओ और ईथन को हमारे पास लेकर आओ, वो इस मिशन का की है और इसी के जरिए हम फ्यूचर तक पहुंच सकते हैं। ये सब देखने के बाद ईथन गुस्सा होकर कहता है कि तुमने भी मुझे यूज किया है, और ज्यूड को देखकर चिल्लाता है, पर वो ज्यूड कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे भी तुम्हारे जैसे ही यूज किया गया है। अब वो ज्यूड अपने आप को सच साबित करने के लिए खुद पर गोली चला देता है और वहीं पर मर जाता है। अब रेजिना ने ईथन को फ्यूचर में इसलिए भेजा ताकि उसके डीएनए से वो मशीन एक्टिवेट हो पाए, और वही उसका मेन मोटिव था उसको वहां पर भेजने का। अब ईथन ये सोच रहा होता है कि उन्हें यहाँ आने से कैसे रोका जाए। तभी अचानक उसके पापा रिचर्ड का भेजा हुआ फर्स्ट मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मशीन बुरे लोगों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। फिर सीन कट करके पास्ट में रेजिना के साथ जाने वाले थोड़े लोगों के साथ टाइम ट्रेवल करने के लिए बिल्कुल तैयार थी और ज्यूड का इंतजार कर रही होती है और सोच रही होती है कि थोड़े सेकंड में ईथन को मारकर ज्यूड यहाँ पर आ जाएगा और जैसे ही वो आएगा हम उसको भी मार देंगे और यहाँ से फिर हम फ्यूचर में चले जाएंगे। थोड़ी देर में मशीन में काउंटडाउन शुरू होता है और जैसे जीरो आता है तो वो सब खुश होने लगते हैं और सोचते हैं कि जैसे ही वो आएगा खट से शूट कर देंगे। लेकिन वो सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस मशीन में बहुत सारे पेड़ पौधे आ रहे होते हैं और उसी के साथ वो मशीन शट डाउन हो जाती है। फिर सीन कट करके दिखाते हैं कि ईथन ने मशीन को बंद कर दिया है और उसको देखकर रेजिना चीख कर बहुत जोर से चिल्लाती है। उन पेड़ पौधों के साथ रेजिना के रिचर्ड को शूट करने वाला वीडियो भी है और उसी के साथ उसने अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट भेजा होता है। तभी एक अनोनिमस रेडिएशन के जरिए इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से पुलिस ने कॉर्नी क्रॉप में छापा मार देती है। सारे पेड़ पौधों को लेकर रेजिना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन पेड़ पौधों के साथ वो लोग नए पेड़ पौधे उगा रहे होते हैं और यहाँ पर दूसरा काम खत्म होता है और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि भगवान ने उनके लिए पेड़ पौधे भेज दिए हैं। ये सब कुछ न्यूज में चल रहा होता है। उसकी वाइफ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और सोचते कि ईथन का ही काम है और वो समझ जाते हैं कि ये मेरे पति ईथन ने ही किया है। तभी ईथन का भेजा हुआ गिफ्ट एक लड़की आकर उसको दे देती है। उसको ओपन करके देखते तो उसके अंदर असली का फूल होता है। उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब फ्यूचर में रह रहे ईथन को दिखाते हैं। वो भागकर जाके सिटी को देखता है। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं और सारी सिटी में हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं और वहाँ पर वह बहुत खुश रहता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। इस फिल्म को समझने में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, पर मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को आप एक बार फिर से जरूर देखेगा ताकि इसके अंदर की सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके पास में एक ही चॉइस रहे, यानी कि आपको टाइम ट्रेवल करके अपने चाहने वाले साल और चाहने वाली जगह में जाना है, पर आप वापस नहीं आ सकते, तो आप किस जगह जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।